लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो चेक करो। उज्जवल, पूनम, क्लियर है। पूर्वी, ठीक है। चलो देखना, हम लोग यहाँ तक पढ़े थे और थोड़ा ही बचा। ये यूनिट 2 चल रहा है, हम लोग के बुक के हिसाब से देखेंगे। दिस इज यूनिट नंबर 2, ठीक है। अभी 36 नंबर सेक्शन और एक 37, दो छोटा छोटा सेक्शंस बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ से है यूनिट नंबर 3, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फॉर्म, ठीक है। अब इसमें इतना ही बचा हुआ है रिलेशनशिप या राइट्स में। देखना, राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिटिव बिजनेस, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक पार्टनर जो पार्टनरशिप छोड़कर जा रहा है वो फर्म के से कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर सकता है या फिर नहीं, ठीक है। देखना, एनी एन आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन, कर सकता है, may carry on competing business with that of the firm and he may advertise such business but subject to the contract to the contrary। वो रहा कि एक पार्टनर नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाने के बाद पार्टनरशिप फर्म से कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है, ठीक है, बट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी मतलब ऑपोजिट, ठीक है। ठीक है, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि वो नहीं कर सकता तो वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि वो नहीं कर सकता देन ही कैन डू सच बिजनेस, ठीक है। तो नॉर्मल लॉ बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जाने के बाद पार्टनरशिप फॉर्म का जो बिजनेस था पार्टनर भी वो सेम कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके हिसाब से कंपीटिंग बिजनेस नहीं करना है देन ही कैन नॉट एंटर इनटू सच बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट, ही मे नॉट, लेकिन वो क्या क्या नहीं करेगा, कंपीटिंग बिजनेस कर भी रहा है तो वो क्या क्या नहीं कर सकता। यूज द फर्म्स नेम, फर्म का नाम यूज नहीं करेगा क्योंकि अब वो उस फर्म का पार्टनर नहीं है, ठीक है। दूसरा, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, अपने आप को कभी भी फर्म का पार्टनर है बोलकर नहीं बताएगा, ठीक है। एंड थर्ड वन, सॉलिसिट द पर्सन्स हु वे डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीजेस टू बी अ पार्टनर। तो उन लोगों को अपने तरफ लाने का कोशिश नहीं करेगा जानबूझकर जो कि फर्म के कस्टमर थे उसके पार्टनर होने के टाइम पर, ठीक है। सॉलिसिट द पर्सन्स मतलब जैसे पार्टनरशिप फर्म है उसके 5-7 कस्टमर्स हैं, रेगुलर कस्टमर, अब ये पार्टनर भी जानता है उनके वो रेगुलर कस्टमर को, ठीक है। तो अपना पर्सनल बिजनेस जब वो कर रहा है तो वो उन कस्टमर को जानबूझकर अपने तरफ लाने का कोशिश नहीं करेगा। कोई अपने आप से आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन हम जानबूझकर उसको कॉन्टेक्ट करके उसको लाने का कोशिश नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 3 रेस्ट्रिक्शन तो हमेशा ही रहेगा, भले ही हम लोग कंपीटिंग बिजनेस करें या फिर नहीं। हम ये सब काम नहीं कर सकते, फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते, अपने आप को फर्म का पार्टनर है बोलकर और नहीं बता सकते, या फर्म के क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं कर सकते, ठीक है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ये पढ़ाया था मैं पहले भी, उस दिन भी पढ़ाया था। एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में तो पढ़े ही है, उसके बाद यहाँ पर भी पढ़े कि पार्टनरशिप में एक पार्टनर जब पार्टनरशिप छोड़कर जा रहा है तब पार्टनर्स आपस में एग्री कर सकते हैं कि वो कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा एंड सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। नॉर्मली एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड, कोई भी व्यक्ति किसी को कोई भी वैलिड बिजनेस करने से रोक नहीं सकता, तो द कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, बट देयर आर एक्सेप्शंस, और वो एक्सेप्शंस में आता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के केस में एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वैलिड। याद है सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। देखना, a partner may make an agreement with the persons that on ceasing to be a partner he will not carry on। वो डिसाइड किया है कि वो नहीं करेगा, he will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period, एक पर्टिकुलर टाइम तक, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, और विद इन अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स,
बरगढ़ या उसके आसपास के 50 किलोमीटर के एरिया में वो बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म बरगढ़ का है, और कहीं पे कर सकता है, ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। एंड नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सच एग्रीमेंट शैल बी वैलिड। वो रहे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में चाहे कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड, तो ये बोल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड क्या है, दिस इज वैलिड, ये वैलिड है और ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो वही बोला है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चाहे लिखा हुआ हो कि हम किसी को भी वैलिड बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, बट स्टिल ये सेक्शन उसको ओवरराइड कर रहा, मतलब उसके ऊपर चला गया, बोलता हम इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते हुए अपना लॉ बता रहे कि हम इसको वैलिड कर रहे हैं, तो फिर ये रहेगा, फॉलो करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। इफ द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज आर रीजनेबल, ऑब्वियस सा बात है, रीजनेबल होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टी उस पर एग्री करना चाहिए, और एग्री करेंगे तभी हो पाएगा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। क्लियर है इतना? तो बेसिकली अगर एक लाइन में समझेंगे तो कंपीटिंग बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं कर सकते तो फिर नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। प्लस 3 चीज तो कभी नहीं कर सकते, फॉर्म का नाम यूज नहीं कर सकते, दूसरा अपने आप को पार्टनर बोल के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तीसरा फर्म के क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है, आज जैसे कि कोई पार्टनर सपोज रिटायर हो जाता है, सपोज द पार्टनर रिटायर्स ऑन 1 जनवरी, ठीक है। अब कैलकुलेट कर देते हैं कितना पैसा हम पार्टनर को देंगे बोल के, वी हैव कैलकुलेटेड द अमाउंट, कितना पैसा हम पार्टनर को देंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, वो पैसा पार्टनर को हम देते नहीं है, 3 महीना तक रख लिए अपने पास, उस पैसे को हम यूज करते रहे, ठीक है, उस पैसे को हम यूज करते रहे 3 महीना तक, पार्टनर को हम वो पैसा नहीं दिए, ठीक है। तो अब इस 3 महीना में पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट कमाया होगा पार्टनर का पैसा यूज करके, आउटगोइंग पार्टनर के पास अधिकार है कि उस प्रॉफिट में वो हिस्सेदारी मांग सकता है, या फिर चाहे तो अपने 3 महीना का इंटरेस्ट मांग सकता है, ठीक है, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, ठीक है। विच एवर विल बी हायर, जो ज्यादा होगा वही मांगेगा वो, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट मांगेगा, इंटरेस्ट ज्यादा है तो इंटरेस्ट मांगेगा, ठीक है। 3 महीना लेट किया पार्टनरशिप फर्म पैसा रिटर्न करने में, वो रिटायरमेंट के बाद, तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था कि कितना दिन बाद देना, साथ ही साथ दे देना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं देता है तो 2 केस होगा, अगर वो 3 महीना में जो प्रॉफिट कमाया उसमें या तो पार्टनर को हिस्सेदारी चाहिए, या फिर उस 3 महीना को वो इंटरेस्ट ऑन अमाउंट विल बी क्लेम्ड, ठीक है। देखना यही लिखा है यहाँ पर, पहले हेडिंग का मतलब समझ लो, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है, इन सर्टन केसेस टू शेयर पास्ट प्रॉफिट्स नहीं, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट बाद में हुआ, उसके जाने के बाद हुआ प्रॉफिट, लेकिन फिर भी उसको हिस्सेदारी उसमें मिलेगा, ठीक है। देखना सेक्शन 37 डील्स विथ राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, इट लेज डाउन अ सब्सटैंशियल लॉ, सब्सटैंशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट लेज डाउन अ सब्सटैंशियल लॉ रिलेटिंग टू लाइबिलिटी ऑफ द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर who without a settlement of accounts with legal representative of the deceased partner utilize the assets of partnership for continuing the business। तो बोल रहा है कि अकाउंट सेटल नहीं किए ये लोग और बिजनेस को ये लोग कंटिन्यू चला रखे हैं, ठीक है। इसका मतलब जिस पार्टनर को का रिटायरमेंट हुआ या जिसका डेथ हुआ, उसको या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को जो अमाउंट बनता है वो अमाउंट पे नहीं करके अब तक उस पैसे को यूज कर रहे हैं
पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस में, ठीक है। Although the principle applicable to such a case is clear, but at times some complicated questions arise when disputes are raised between the outgoing partner or his state on the one hand and the continuing or surviving partners on the other hand. बहुत बार झगड़ा होता है इस मैटर को लेकर. In respect of subsequent business, such disputes are to be resolved keeping in view the facts of each cases having regard to section number 37. ठीक है, तो सेक्शन 37 के हिसाब से हमको इसको सॉल्व करना है. अब सेक्शन 37 बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं बताया है कि आउटगोइंग पार्टनर क्या क्लेम करेगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत ऑब्वियस है कि या तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट मांगेगा और इंटरेस्ट मांगेगा, जो भी दोनों में से हायर होगा. दोनों नहीं मांग सकता, हाँ, जो चाहे वो मांग सकता है. कैसे नहीं, वो एक्टिव था या स्लीपिंग भी तो हो सकता है, वो उससे फर्क नहीं पड़ता वो एक्टिव था कि स्लीपिंग था. शेयर ऑफ प्रॉफिट तो सबको मिलेगा ही, तो जो भी पैसा वो कमाया पार्टनरशिप में उस 3 महीना में उसका हिस्सेदारी तो मिलेगा ही, चाहे वो एक्टिव हो या फिर स्लीपिंग हो, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट, विच एवर इज हायर, ठीक है. देना एग्जाम्पल पढ़ लो फटाफट एग्जाम्पल. हाँ नहीं, 6% फिक्स नहीं है इसमें, इसमें मार्केट रेट है, जो मार्केट में रेट चल रहा होगा. 10-12 एवरेज, 6 तो उसके लिए खाली पार्टनरशिप लोन के लिए. देना एग्जाम्पल पढ़ लो, ये लिखा हुआ. ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट का हिस्सेदारी नहीं बताया है एक्ट सेक्शन 37 में, बट रियलिटी में इसका अकाउंटिंग भी हमारे कोर्स में है, मतलब अभी नहीं, आगे चल के. नहीं, लोन अकाउंट तो बनाते थे, वो तो है, वो तो पहले भी था, 12th में भी था, ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉफिट या इंटरेस्ट विच एवर इज हायर, ये कैलकुलेट करने का भी अकाउंटिंग कोर्स में है. टोटल कैपिटल इनटू कैपिटल ऑफ द पार्टनर, हाँ, या फिर इंटरेस्ट विच एवर इज हायर. ठीक है, क्लियर है इतना. दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 37. ये बुक के हिसाब से यूनिट 2 है यहां तक, ठीक है. अब यहां से यूनिट नंबर 3 है, बुक के हिसाब से हम लोग तो एक ही कर दिए पूरा, ठीक है. लास्ट वन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म्स. तो एक पार्टनरशिप फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज नॉट मैंडेटरी, वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, ठीक है. हम चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हम चाहे तो रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवा सकते, ठीक है. बट इन केस ऑफ अ कंपनी द रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, ठीक है. हाँ, जीएसटी नंबर लेना या फिर पैन कार्ड बनाना डज नॉट मेक द फॉर्म रजिस्टर्ड, ठीक है. नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म बिना रजिस्टर्ड हुए भी जीएसटी नंबर ले सकता है या फिर पैन कार्ड भी इवन अप्लाई कर सकता है, ठीक है. लेकिन रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? रजिस्ट्रार के पास. जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है जैसे, वैसे रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स, जब हम रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के पास जाकर फॉर्म फाइल करेंगे तब हम लोग इसको रजिस्टर कर सकते हैं. और बहुत नॉमिनल फी है, 9 रुपये लगता है रजिस्ट्रेशन करने का. हाँ, 3 रुपए का 3 ठो चलान भरना पड़ता है. हाँ, तो ये अभी तक उतना रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स प्लस ये ऑनलाइन भी नहीं हो रहा अभी, ये मैनुअली चल रहा है अभी भी, है ना. प्लस बहुत सारे लोग करवाते भी नहीं है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है. बट अ रजिस्टर्ड फॉर्म हैज बेनिफिट्स ओवर अ नॉन रजिस्टर्ड फॉर्म, वो हम पढ़ेंगे. हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर नहीं करते रजिस्ट्रेशन तो क्या होगा, वो कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग पढ़ेंगे. और बहुत
और भी है बहुत सारा पॉइंट, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा ये है जो मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चलो पढ़ते हैं पहला, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। The registration of a firm may be affected at any time, कभी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बनते समय ही रजिस्टर करना है। एक बार पार्टनरशिप फॉर्म बन गया, कभी फ्यूचर में तुम भी चाहो तो उसको रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। मे बी अफेक्टेड एनी टाइम by sending by post or delivering to the registrar of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated, ठीक है। तो या तो पोस्ट से हम भेज सकते हैं या फिर खुद जाकर हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑनलाइन अभी इसमें है नहीं, ठीक है। A statement the prescribed form accompanied by the prescribed fee, ठीक है, that is 9 rupees and generally लीगल फी 9 रुपए, ऐसे तुम्हारा 5-7 हजार रुपये लग जाएगा करवाने जाओगे तो, है ना। गवर्नमेंट ऑफिसर बैठे हैं वहां पे, बहुत हाई ब्राइब है यहाँ पर, 5,000 बिना तो काम नहीं बनेगा। हाँ सच में लग जाएगा 5,000 रुपया, इतना घूस, इतना, और 9 रुपए देकर तुम सोचोगे लीगल प्रोसेस में जाएंगे तो कभी रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म हो ही नहीं पाएगा कभी, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकलेगा डॉक्यूमेंट। ऐसे जब लगता है कि हाँ हम लोग, जब रियलिटी में वहां जाओगे तुमको खुद को पता चलेगा कि पैसा दे के करवा लेना ही ठीक रहेगा, यहाँ पर वैसा सिचुएशन अराइज हो जाता है, ठीक है। देखना, ए कंपेन में प्रेस्क्राइब फी स्टेटिंग, क्या क्या डिटेल हमको देना पड़ेगा। सबसे पहला फॉर्म्स नेम, क्या नाम है फॉर्म का, ठीक है, ये जनरल डिटेल है। सेकेंड, द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ पर हम बिजनेस कर रहे हैं उसका एरिया। The name of any other place where the firm carries on business, branches का डिटेल, ठीक है। The date when each partner joined the firm, कौन कौन पार्टनर है, कब का वो पार्टनरशिप ज्वाइन किया है। एड्रेस, the name in full and permanent address of the partners and the duration of the partnership firm। अब ड्यूरेशन ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ड्यूरेशन पार्टनरशिप एट विल भी हो सकता है, तो हमको लिखना होगा द पार्टनरशिप इज एट विल, मतलब उसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, या अगर कोई फिक्स ड्यूरेशन है तो हमको बताना होगा कि इतना फिक्स ड्यूरेशन के लिए हम बनाए हैं, ठीक है। नोट, ये वर्ड्स हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देखना, फॉर्म के में, फॉर्म के नाम में नोट, क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपेरियल, किंग, क्वीन, ये सब रॉयल नेम्स लग रहा है, ठीक है। और वर्ड्स एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग द एक्सटेंशन, अप्रूवल और पैट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट व्हेन स्टेट गवर्नमेंट सिग्निफाइज कंसर्न टू यूज ऑफ सच वर्ड एज पार्ट ऑफ द फर्म्स नेम बाय ऑर्डर इन राइटिंग, ठीक है। तो ये सारा नाम तो हम यूज कर ही नहीं सकते, प्लस कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम भी हम यूज नहीं कर सकते जब तक हम लोग स्टेट गवर्नमेंट हमको अप्रूव नहीं किया हो, ठीक है। तो ये सब नाम तो कभी यूज ही नहीं हो, क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, किंग, क्वीन, रॉयल, ये सब क्या लग रहा है कि राजा महाराजा लोगों का पार्टनरशिप है लग रहा है, ठीक है। इसलिए हम ऐसा नाम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कंपनी में भी अगर हम ऐसा नाम यूज करेंगे तो हो सकता है कुछ कंपनीज का नाम अप्रूव ना हो। कंपनी नहीं है इंपेरियल, हाँ वो तो उसको मतलब उसका ट्रस्ट का नाम तो अलग होता है ना, जो संस्कार विकास ये सब, वो प्रोडक्ट का नाम है सब, ठीक है। इंपेरियल कंपनी का नाम नहीं, प्लस अगर इंपेरियल के आगे पीछे और कुछ है जो उसका नाम को सिग्निफाई करता है तो अप्रूवल मिल भी सकता है, ऐसे नहीं कि अप्रूवल नहीं मिल सकता, ठीक है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन, when the registrar is satisfied that the provision of section 58, मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है above mentioned provision have been duly complied with, he shall record an entry in the statement in a register called the register of forms, ठीक है। तो अगर सब कुछ सही रहा, सारा डॉक्यूमेंट सही रहा तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और तुम्हारा नाम कहाँ चढ़ जाएगा, रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स में। जैसे कंपनी के लिए रजिस्टर ऑफ कंपनीज, फॉर्म के लिए रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। द फॉर्म एंड रजिस्टर शैल यूज द ब्रैकेट द वर्ड रजिस्टर्ड
इमीडिएटली आफ्टर इट्स नेम। ठीक है, जब भी एक फॉर्म रजिस्टर होगा अपने नाम के आखिरी में वो क्या वर्ड यूज करेगा, रजिस्टर्ड वर्ड यूज करेगा, जिससे पता चलेगा कि ये फॉर्म क्या है, द फॉर्म इज रजिस्टर्ड। ठीक है, अब तुम नॉर्मली बर्गर लेवल पे देखोगे तो नन ऑफ द फॉर्म इज रजिस्टर्ड, कोई भी फॉर्म तुमको रजिस्टर्ड नहीं मिलेगा, मतलब 90% 95% फॉर्म्स तुमको रजिस्टर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना भी पार्टनरशिप होता है सारा का सारा पार्टनरशिप नॉन रजिस्टर्ड है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो इनवैलिड है या इलीगल है, सब लीगल है, वैलिड है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ही नहीं, तो हम नहीं करवा रहे का रजिस्ट्रेशन। जो चीज कंपलसरी है वो करवा रहे हैं, जो कंपलसरी नहीं है नहीं करवा रहे। तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है तो वो चीज नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी। अगर लेट करते तो क्या होगा, इफ द स्टेटमेंट रेस्पेक्ट ऑफ एनी फॉर्म इज नॉट सेंड और डिलीवर्ड टू द रजिस्टर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 58। ठीक है, हमको ये सेक्शन लर्न नहीं करना है वैसे। ठीक है, then the form may be registered on payment to the registrar of penalty of 100 rupees per day of delay or part thereof। कुछ नहीं है इसमें, इसको लर्न भी नहीं करने से चल जाएगा। पेनल्टी का अमाउंट है, हम अमाउंट ऑफ पेनल्टीज इम्पॉसिबल है कि हम लर्न करके उसको एग्जाम में लिखेंगे, एग्जाम में पूछा भी जाएगा, वैसा भी नहीं है। ठीक है, बोले अगर लेट करोगे रजिस्ट्रेशन करने में, डॉक्यूमेंट सबमिट करने में लेट हो रहा है तो 100 रुपये पर डे का पेनल्टी लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर एक फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है देन व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, देखना, अंडर द इंग्लिश लॉ द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म इज कंपल्सरी। हमारा सारा लॉ इंग्लिश लॉ से ही आया है। ठीक है, इंडियन में जितना भी लॉ बना है ये कब बना है, इन द ईयर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या LLP एक्ट कब बना है, पार्टनरशिप तो बना है 1932 में। उस समय क्या चल रहा था, अंग्रेज शासन चल रहा था ना उस समय। तो जब अंग्रेज शासन, ब्रिटिश रूल चल रहा था उस समय, तो हमारा जितना भी लॉ फ्रेम्ड है सब कोई ना कोई इंग्लिश लॉ को कॉपी किया हुआ है इंडिया में। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश रूल जितना भी जगह में, जितने भी कंट्रीज में ब्रिटिश रूल था, सारे के सारे जगह जितना भी लॉ बनाया गया है सारा का सारा लॉ ब्रिटिश लॉ को या इंग्लिश लॉ को कॉपी करके थोड़ा सा इंडिया के हिसाब से मॉडिफाई करके उस लॉ को दिया गया है। तो यहाँ पर ये भी इंग्लिश लॉ से लिया गया है, 1932 है और 1932 में ब्रिटिश रूल था। ठीक है, तो अंडर इंग्लिश लॉ में क्या होता है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज कंपल्सरी, वहां पर कंपल्सरी है रजिस्टर करना। ठीक है, therefore there is a penalty for non registration of firms, but the Indian Partnership Act does not make the registration of firms compulsory। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शनल है, हम चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं, हम चाहे तो रजिस्टर नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉट डज इट इम्पोज एनी पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्टर नहीं करते हैं तो कुछ पेनल्टी भी लगेगा नहीं। ठीक है, हावेवर अंडर सेक्शन 69, ये वाला जो पढ़ रहे हैं हम लोग, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप गिव राइज टू नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज विच वी shall presently discuss. Although registration of firm is not compulsory, yet consequences or disabilities of non-registration have a persuasive pressure for their registration। बोले कि ऐसा तो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इतना सारा कॉन्सिक्वेंसेस है नॉन रजिस्ट्रेशन का कि तुमको खुद को लगेगा कि इससे अच्छा तो रजिस्टर ही कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो बोले कि ऐसे मैंडेटरी नहीं बनाया लॉ, लेकिन बहुत ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस है नॉन रजिस्ट्रेशन का, जो इतना ह्यूज है कॉन्सिक्वेंसेस कि तुमको पढ़कर लगेगा कि इससे बेटर रजिस्टर कर लेना ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी चाहता है तुम रजिस्टर कर लो, बस उसको मैंडेटरी नहीं किया है, वो ऑप्शनल है, तुम चाहो तो करो, नहीं चाहो तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसका। ठीक है, पहला, नो सू इन अ सिविल कोर्ट by firm or other co-partners against the third party।
पर देखिए कोई भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी हो जाए, पार्टनरशिप फर्म ना ही उसके पार्टनर्स केस फाइल कर सकते हैं इन एनी सिविल कोर्ट। ठीक है, इसका मतलब थर्ड पार्टी कुछ भी करे, कोई चीट कर दे हमारे साथ, नहीं तब भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर हम लोग केस ही फाइल नहीं कर सकते किसी भी थर्ड पार्टी के खिलाफ। तो सिंपली सबसे बड़ा तो नॉन नॉन रजिस्टर्ड कॉन्सिक्वेंसेस तो यही हो गया कि किसी के खिलाफ हम केस फाइल करना चाहते हैं बट हम केस फाइल कर नहीं पा रहे क्योंकि हम क्या है, हम नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, देखा, द फर्म और एनी अदर पार्टनर ऑन इट्स बिहाफ कैनॉट ब्रिंग an action against the third party for breach of contract entered into by the firm unless the firm is registered and the person suing are or have been shown in the register of firms as partners of the firm। ठीक है, बोले कि जब तक एक फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तब तक उसका वो फर्म या उसके पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते, भले ही थर्ड पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना किया हो। उससे ऐसे कुछ नहीं, सिविल क्रिमिनल तो ऐसे भी क्रिमिनल ऑफेंस तो है भी नहीं। सिविल कोर्ट क्या होता है, करेक्ट, और क्रिमिनल कोर्ट मतलब जिससे पिनल आईपीसी के धारा। ठीक है, तो ऐसे भी आईपीसी के अगेंस्ट तो है ही नहीं, मतलब आईपीसी का तो कुछ आएगा ही नहीं कभी भी जब तक हम लोग कुछ फ्रॉड आता है आईपीसी में। 420 बोलते ना, 420 कर रहा है, बोलते नहीं है 420 है, तो ये 420 क्या है, ये आईपीसी का सेक्शन है 420, इंडियन पेनल कोड, द सेक्शन इज 420 फॉर फ्रॉड। तो फ्रॉड या चोरी का सेक्शन है 420, तो बोलते ना फ्रॉड करे तो 420 आदमी नहीं बोलते, तो वो 420 वर्ड कहां से आया है, हाँ तो 420 है बोलते हैं, 420 वर्ड कहां से आया, समझे, वो क्या है, वो सेक्शन नंबर है 420 आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का। कभी सोचे भी नहीं होगे 420 मतलब सोचते हाँ झूठ बोल रहा है, चोरी करना 420 कर रहा है बोलते हैं, सेक्शन नंबर है वो। ठीक है, नेक्स्ट किसमें, हाँ बिल डिसऑनर, हाँ नहीं आएगा बिल डिसऑनर भी, क्रिमिनल ऑफेंस है बिल डिसऑनर। हाँ नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स, यहां से इन अदर वर्ड्स a registered firm can only file a sue against a third party and the person suing have been shown in the register of firm as partner of the firm। तो सिंपल सा बात है, फर्म अगर रजिस्टर्ड है तो फर्म और उसके पार्टनर केस फाइल कर सकते हैं, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो केस फाइल नहीं कर सकते। क्लियर, ये सब किस पे, सिविल कोर्ट पे। ऑब्वियसली कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो उसके लिए रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड फर्क नहीं पड़ता, क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए हम केस फाइल कर सकते हैं। करेक्ट, हाँ कोई सामान बेचूंगा बोला था, ड्यू डेट के दिन दिया नहीं, जिससे हमको नुकसान हुआ, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, ये सब के लिए यहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट, नो रिलीफ टू पार्टनर्स टू सेट ऑफ क्लेम्स। ठीक है, क्या होता है देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार। इफ एन एक्शन इज नॉट ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय थर्ड पार्टी then the firm nor the partners can claim any set off. If a sue be valued of more than ₹100 or pursue other proceedings to enforce the rights arising from any contract। ठीक है, पहली बात सेट ऑफ का मतलब क्या होता है बता पाओगे, क्लोज करना या एडजस्ट करना। ठीक है, तो नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम्स। ठीक है, मतलब जैसे कि हम लोगों को ऐसे यहां ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और ये पार्टनर नहीं, सोच लो थर्ड पार्टी है। पार्टनरशिप फर्म सपोज देने वाला है 5,000 रुपीज थर्ड पार्टी को। ठीक है, और थर्ड पार्टी देने वाला है फर्म को
लेट्स से 1000 करते हैं, लेट्स से 1000। तो अब यहाँ क्या होना चाहिए टेक्निकली, फर्म 4000 दे देगा, इसको बोलते हैं यहाँ पर सेट ऑफ। ठीक है, सेट ऑफ का मतलब होता है जो पैसा मिलने वाला और जो देने वाले उसको एडजस्ट करना आपस में। ठीक है, तो नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम्स। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी पार्टनर को सेट ऑफ अलाउड नहीं है किसी भी थर्ड पार्टी से। दैट मीन्स अगर हमको 5000 रुपए देना है तो हम 5000 रुपए थर्ड पार्टी को देंगे और फिर 1000 रुपए उससे हम लोग क्लेम करेंगे। हम लोग 4000 रुपए सेट ऑफ करके क्लेम नहीं कर सकते। या फिर किसी पार्टनर से भी अगर पैसा मिलने वाला है फर्म को तो भी सेट ऑफ अलाउड नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों बनाया लॉ बता पाओगे? क्योंकि ऊपर क्या है देखना, एक अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर पा रहा। तो यहां पे क्या होगा, अगर 5000 रुपए दे दिए थर्ड पार्टी को और थर्ड पार्टी 1000 नहीं दे रहा है तो हम लोग उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर पा रहे 1000 रुपए रिकवर करने में। क्यों नहीं, मतलब ऐसे नहीं, रियल में क्या है ना, देखो अभी हम लोग यहाँ पे बोल के यूज नहीं हो रहा है। बड़े बड़े शहर में मतलब सप्लायर और परचेज दोनों अवेयर है ये सब लॉ के बारे में, तो कि उसका मिसयूज कर सकता है। ठीक है, तो वो रहेगा 4000 रुपए हम लोग क्लेम नहीं कर सकते, हम लोग क्या करेंगे 5000 देंगे और 1000 रुपए फिर क्लेम करेंगे, आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो 1000 रुपए हमको मिलना है थर्ड पार्टी से, अगर वो नहीं भी दे रहा है तो हम उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर पा रहे। वो इंपॉर्टेंट है ना, 4000 डायरेक्टली दे देते तो हमारा तो 1000 बच जाता, लेकिन यहाँ 5000 देना पड़ रहा है और फिर 1000 रुपए हम लोग क्लेम कर रहे हैं और वो 1000 नहीं दिया तो हम केस फाइल नहीं कर पा रहे। हाँ, ये है जो देखो लास्ट में है, यहाँ पढ़ेंगे ये रहा, थर्ड पार्टी कैन सू द फर्म। ये लॉ ऐसे क्यों बन रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहते हैं रजिस्टर करो ना तुम, व्हाई यू आर गोइंग इनटू अनरजिस्टर्ड फॉर्म्स। ठीक है, क्लियर है ये? थर्ड पार्टी अगर साबित हो भी गया तो भी फायदा नहीं। हाँ, केस फाइल नहीं कर सकते, नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा बस। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाले मैं पढ़ा देता हूं। ये थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकता है क्योंकि इतना उनको लगता है कि ये सब हमारे एरिया में जरूरत, जैसे हमको अभी लगा कि हमारे बरगढ़ में ये जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये सब हम पैसा रिकवर कर ही लेंगे, तो वो लोग नहीं कराते। केस कर सकता है, पूर्वी 4000 नहीं दे सकते, हम 5000 ही देंगे और 1000 रुपए मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं। ये तो डिमेरिट है अनरजिस्टर्ड फॉर्म का। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्टी कैन सू, एक तो देखो ये रूल है, फिर एक तो मार भी तो है ना, पैसा नहीं दोगे तो देखना, थर्ड पार्टी कैन सू दी फॉर्म, थर्ड पार्टी केस कर सकता है, फॉर्म थर्ड पार्टी का केस नहीं कर सकता। ठीक है, इन केस ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फॉर्म एन एक्शन कैन बी ब्रॉट, हाँ, कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द फॉर्म बाय अ थर्ड पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट एक लिखा है, एग्री पार्टनर कैनॉट ब्रिंग लीगल एक्शंस अगेंस्ट अदर पार्टनर्स और दी फॉर्म। तो ये तो पार्टनर को भी डिसेबल कर दिया, नहीं कुछ लीगल में तुम नहीं जा सकते, तुम अपना सेटल करो, कर पा रहे हो तो सेटल, कोर्ट तुमको प्रोटेक्ट नहीं करेगा बिकॉज यू आर अनरजिस्टर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ इज प्रिक्लूडेड, मतलब स्टॉप्ड, ठीक है, फ्रॉम ब्रिंगिंग लीगल एक्शंस अगेंस्ट द फर्म। ठीक है, कोई भी पार्टनर फर्म के खिलाफ या फिर किसी दूसरे पार्टनर के खिलाफ लीगल केस फाइल नहीं कर सकता, एलिगेटेड टू बी और हैव बीन अ पार्टनर इन द फर्म, बट सच अ पर्सन मे सू, कर सकता है केस, मे सू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और फॉर अकाउंट्स एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज शेयर इन द फर्म्स प्रॉपर्टी व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व्ड। तो फर्म के लाइफ टाइम के समय हम फर्म के खिलाफ
या किसी दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन वंस द फर्म इज डिसॉल्व, जब फर्म बंद हो रहा है, तब हम अपना हिस्सा लेने के लिए या अकाउंट्स चेक करने के लिए हम केस फाइल कर सकते हैं। क्लियर इतना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, क्या क्या कर सकते हैं? नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म डज नॉट हाउएवर इफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स, ठीक है। पढ़ो एक बार फटाफट से, रीड करो फिर रीड करेंगे। थर्ड पार्टी केस कर सकता है, पहला पॉइंट बोल रहा है, ये तो पता ही है हमको। नेक्स्ट, ये भी हम पढ़े ही, अभी पढ़े, अगर फॉर्म बंद हो रहा है तो डिसोल्यूशन के समय हम केस फाइल कर सकते हैं फॉर रियलाइजेशन आवर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और फॉर चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। थर्ड, द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनिंग। ऑफिशियल असाइनिंग मतलब याद है, इंसॉल्वेंट हो जाने से जो व्यक्ति अपॉइंट हो रहा है, ठीक है। रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन, ठीक है। किसी कोई पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो रहा है तो उसको ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट करके हम उसके प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर कर सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में जो प्रॉपर्टी है वो तो ऐसे भी पार्टनर लोगों का ही है, मतलब फॉर्म का ही है वो तो अल्टीमेटली। पर्सनल प्रॉपर्टी से रिकवर करना कब पड़ेगा? जब फॉर्म का जो प्रॉपर्टी है उसका वो सफिशिएंट नहीं है तो हमको जाना पड़ेगा ना पर्सनल पर। नहीं, फॉर्म का पैसा नहीं जाएगा, ये हम नहीं, देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक एकदम, पेमेंट ऑफ फॉर्म्स डेट एंड सेपरेट डेट्स। फॉर्म डेट मतलब फॉर्म का लाइबिलिटी, सेपरेट डेट मतलब पर्सनल लाइबिलिटी। कौन सा पहले सेटल होगा कब, पढ़ेंगे, एकदम लास्ट टॉपिक है पूरा बुक का। नेक्स्ट, द राइट टू सू और क्लेम सेट ऑफ। सेट ऑफ कर सकते हैं लेकिन कितना का मैक्सिमम? 100 का। ये ऊपर तो ही लिख भी रखा था, यहाँ पे था ना, ये रहा, 100 रुपए तक का सेट ऑफ कर सकते हैं। ये 100 रुपए का लॉजिक क्या है? जब ये लॉ बना था तब 100 रुपए वॉज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है। बोला कि हाँ इतना तक का सेट ऑफ कर सकते हैं, इसके बाद का नहीं कर सकते। लेकिन बैक इन 1932, अब हम 2021 में, यहाँ पर 100 रुपए का कोई वैल्यू ही यहाँ पर बचा हुआ नहीं है, ठीक है। तो वो 100 रुपए को मतलब अपग्रेड नहीं किया गया है, वो 1932 से वो 100 रुपए ही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, द राइट टू सू एंड प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हेयर्स ऑफ द डिजीज पार्टनर ऑफ अ फर्म फॉर अकाउंट्स ऑफ द फर्म और टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पार्टनर, जो पार्टनर का डेथ हो गया है, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो केस फाइल कर सकता है पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स या प्रॉपर्टी रियलाइज करने के लिए। क्लियर इतना? तो ये सब अलग से ऐसे कुछ लॉ नहीं है, 5 तो ये जो बने हैं ये इसी के अंदर से ही पॉइंट बना बनाकर ये कंक्लूजन टाइप में लिखा गया है कि ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दो चीज होता है, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। याद है क्लास 12 में था ये, सीबीएसई क्लास 12। देखना यहां पे हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ते हैं, पता चलेगा। दो चीज, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप मतलब अगर पार्टनर्स का ट्रस्ट टूट रहा है तो वो पार्टनरशिप, और अगर बिजनेस ही बंद कर रहे हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। करेक्ट, अगर फर्म बिजनेस ही बंद हो रहा है, जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे डिसोल्यूशन, ये वो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है वो। और उससे पहले जितना भी चैप्टर्स है
एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन PSR, वो सारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। ठीक है, तो सब चैप्टर हम पढ़ा हुआ है जो हम लोग पढ़ते हैं, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ऑल दोज आर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप खत्म हो गया, एग्रीमेंट, एक नया पार्टनरशिप में एंटर करके कंटिन्यू किया जा सकता है। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब फर्म ही बंद हो गया, अब वो फर्म क्लोज हो गया और उसको कंटिन्यू हम लोग नहीं कर सकते। क्लियर है? देखना, रीड करेंगे एक बार ये छोटा सा पैराग्राफ, फिर ये होमवर्क मिलेगा रीड करके आने के लिए, क्लास 12 का ये दोनों पॉइंट। ठीक है, देखना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का मतलब पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो रहा है। ठीक है, जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे डिसोल्यूशन, वो चैप्टर है ये। ठीक है, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब सबके बीच में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया, अब वो पार्टनरशिप कंटिन्यू ही नहीं कर रहा, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, thus the resolution of firm means a discontinuation, मतलब बिजनेस ही बंद हो रहा है, of the legal relations existing between all the partners of the firm. But when only one or more partner retires or become incapacitable from acting as a partner due to death, insolvency or insanity, the partnership, that is the relations between such a partner and other, is dissolved. ठीक है, बट रेस्ट में डिसाइड टू कंटिन्यू। पर अगर किसी के पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ से लेकिन पार्टनरशिप खत्म नहीं होता है, मतलब फर्म बंद नहीं होता है, वो क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। बाकी पार्टनर चाहे तो अब भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे होता भी था, A, B और C पार्टनर थे, अब C के जाने के बाद A एंड B में कंटिन्यू। ठीक है, इन सच अ केस देयर इज इन प्रैक्टिस नो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। The particular partner goes out, but the remaining partner carry on the business of the firm. It is called dissolution of partnership. ठीक है, तो दो वर्ड है, dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब पूरा फॉर्म ही डिसॉल्व हो रहा है, फॉर्म बंद हो रहा है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है जब पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, लेकिन बाकी जो पार्टनर बचेंगे दे मे डिसाइड टू कंटिन्यू। ठीक है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ऑन द अदर हैंड द फर्म इज डिसॉल्व, फर्म ही बंद हो जाता है। द पार्टनरशिप टर्मिनेट्स एज बिटवीन ईच एंड एवरी पार्टनर, पार्टनरशिप ही खत्म हो जाता है पार्टनर्स के बीच में। क्लियर है इतना? ये लिखना, रीड करके आना है। ठीक है, इतना पढ़ेंगे और एक क्लास लगेगा, एक 2 पेज है और एक क्लास लग जाएगा इसमें, थोड़ा अच्छा पॉइंट्स है, एक क्लास लग जाएगा। ठीक है, चलो ऑनलाइन वाले इतना। ठीक है, इसी आईडी में ज्वाइन करना है पूरे, मतलब 11-12 दोनों टाइम पर। ठीक है।